नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजिक पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर इससे पहले चिल्ड्रंस और जुवेनाइल्स के लिए क्या प्रोविज़न किए गए थे, कौन से एक्ट अवेलेबल थे, इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ईयर 1850 में अप्रेंटाइज एक्ट आया, जिसमें प्रोविज़न किया गया था कि 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक यदि कोई अपराध करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके बाद 1897 में 1890 में कुछ और एक्ट्स आए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर से रिलेटेड थे। उसके बाद 1924 के अंदर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी ने अपने अपने लिए पर्टिकुलर जो है चिल्ड्रंस या जुवेनाइल से रिलेटेड एक्ट बनाए, लेकिन टाइम के साथ साथ उसके अंदर अमेंडमेंट होते रहे। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तब उस वक्त हमारे पास इसके लिए कोई एक्ट नहीं था। तो इसलिए जो एक्ट ऑलरेडी बने हुए थे, यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन तीनों के द्वारा जो एक्ट बने हुए थे, उसी के द्वारा जो है ये रूल्स उस वक्त हमारे लिए एक्सेप्ट किए जा रहे थे या उसी से चलाए जा रहे थे। ईयर 1959 तक हमारे पास इसके लिए कोई भी एक सेंट्रल के द्वारा बनाया कोई एक्ट नहीं था। 1960 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चिल्ड्रंस एक्ट बनाया गया, चिल्ड्रंस एक्ट 1960। उसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस किए गए। फिर उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट्स का जो सुझाव आया। फिर 1960 के बाद जो है 1986 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया। उसके बाद फिर जो बीजिंग कन्वेंशन हुई, उसको देखते हुए जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 आया। इसके बाद एक्ट आया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो कि अभी वर्तमान में लागू है। अब यह वाला जो एक्ट आया, यह किस कारण से आया, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 2000 यानी कि जुवेनाइल जस्टिस 2000 जो था, उसके बाद भी हमें 2015 लाना पड़ा। तो उसका सबसे बड़ा और मेजर रीज़न था दिसंबर 2012 के अंदर हुआ दिल्ली का जो गैंगरेप केस था, निर्भया केस जिसे आप जानते हैं। उसके अंदर जो जुवेनाइल था, वह जुवेनाइल होने के कारण, चाहे उसने हीनियस क्राइम ही क्यों ना किया हो, उसके बावजूद भी जो है उसे सिर्फ 3 वर्ष के लिए जो है सुधार गृह में भेजा गया और वहाँ से छूट गया। तो इसी को देखते हुए, पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए, इस जुवेनाइल जस्टिस के अंदर जो है अमेंडमेंट करने के लिए जो मांग उठ रही थी, उसको देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लाया गया। उसके अंदर ये प्रोविज़न किए गए कि अब अगर कोई जो जुवेनाइल है, यानी कि 16 से 18 वर्ष का है, और यदि कोई वो हीनियस क्राइम करता है, तो उसे एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकेगा। इसके अलावा और भी मेजर चेंजेस हुए, उसके बारे में हम प्रोविज़न में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और आपको याद होनी चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, यह आर्टिकल कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 39 ई एंड एफ, आर्टिकल 45, ये कुछ मेन आर्टिकल्स है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं। उनमें से जो कुछ आर्टिकल मेन हैं वो आर्टिकल 15(3) है, उसके बाद आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 39 ई एंड एफ है, आर्टिकल 45 है, और जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उसके अंदर भी बालकों से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। तो दोस्तों, यह आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल मेन है, आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 39 ई एंड एफ और आर्टिकल 45। तो ये जो 3 मेन आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यह जो आर्टिकल्स है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। अब अगर हम बात करें इस एक्ट के प्रोविज़न की, तो इस एक्ट के अंदर 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक कि इसके अंदर जो जुवेनाइल है उससे रिलेटेड तो प्रोविज़न किए गए हैं, इसके साथ ही इस एक्ट के अंदर कुछ और एडिशनल जो है पॉइंट्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि एडॉप्शन, यानी कि जो दत्तक ग्रहण या गोद लेना होता है, उससे रिलेटेड। उसके बाद जो ऑर्फन्स हैं, यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड, या जो सरेंडर चाइल्ड हैं जिन्हें उनके माता पिता या गार्जियन के द्वारा जो है सरेंडर कर दिया गया है, इसलिए कि वो उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। तो इसलिए जो जुवेनाइल एंड जस्टिस एक्ट है, ये बहुत वास्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसका हर पॉइंट या जो हर एस्पेक्ट है वो याद होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इसके सारे जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, वह हमारी जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर जो है इसे शामिल कर सकें। तो अगर हम बात करें कि इस एक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है या इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
जो जुवेनाइल और जो चाइल्ड है उन दोनों की जो एज है वो 18 ईयर्स डिफाइन की गई है, लेकिन इसमें एक जो प्रोविज़न जो अमेंडमेंट हुए हैं 2012 के बाद, तो उस वजह से उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे कि जो जुवेनाइल अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसे जो है यहाँ पर एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो JJB यानी कि जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड होगा, जुवेनाइल जस्टिस जो बोर्ड होगा, उसके आधार पर, यानी कि अगर वो डिसाइड करेगा कि आखिर उसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या जुवेनाइल जस्टिस के अंदर का जो है उसे ट्रीट किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम इसके सेक्शन बेस्ड जो प्रोविजंस हैं उसमें बात करेंगे। उसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन से सेक्शंस हमारे लिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेफिनेशन क्लोज है उसके अंदर 61 डेफिनेशंस दी गई हैं। हमने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वही हम यहाँ पर इंक्लूड करें, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसे शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि इसकी सेक्शन 1 के सबसेक्शन 4 में बताई गई है, वो बोलता है कि यहाँ पर 2 तरीके के चिल्ड्रंस होंगे। पहला, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और दूसरा, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ये आपको याद रखना है, 2 तरीके के चिल्ड्रंस की यहाँ बात की गई है, ताकि आपको इस एक्ट का जो आगे के प्रोविजंस हैं वो क्लियर समझ में आ सके। तो अब शुरू करते हैं इसके प्रोविजंस के बारे में। इसका जो एक्ट नंबर है वह है नंबर 2 ऑफ 2016। प्रेसिडेंट्स असेंट, राष्ट्रपति की अनुमति इसे 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त हुई और यह लागू हुआ 15 जनवरी 2016 को। कॉन्स्टिट्यूशन से इसका जो कनेक्शन है वो हम ऑलरेडी आपको जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें बताया है कि आर्टिकल 15(3), 39(e) एंड F, 45 एंड 47 ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि सीधे इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करते हैं। इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं और 112 सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की जो बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका सेक्शन है, जिसके अंदर 61 डेफिनेशंस दी गई हैं। अब उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह हमने यहाँ पर जो है आपके लिए स्लाइड के अंदर उसको इंक्लूड किया है। सबसे पहले बात करते हैं अबेंडेंट चाइल्ड कौन होगा, परित्यक्त बालक कौन होगा, उसके बारे में यह बताया गया है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि कौन से नंबर पर दी है वो तो याद रखना ही है, लेकिन इसका जो इंटरनल पार्ट है, जो डेफिनेशन अंदर दी गई है, उसे भी एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि अंदर डेफिनेशन से बन के आ जाए, इसलिए आपको इसको रीड ज़रूर करना है। अगर आप एक बार भी रीड करते हैं अच्छे से, ध्यान से, तो यह जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अबेंडेंट चाइल्ड कौन होगा। अबेंडेंट चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डेजर्टेड by his biological or adoptive parents or guardians who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry। यानी कि परित्यक्त बालक से अपने जैविक या दत्तक ग्राही माता पिता या संरक्षक द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है। तो सीधी सी बात है कि ऐसा बालक जिसे अपने पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा जो है अबंडन कर दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है, जिसका वह इसके अंतर्गत आता है। लेकिन परित्याग कब कहा जाएगा? जो कमेटी होगी, जैसे कि CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसकी हम बात करते हैं, यदि वह जांच करती है और उसे लगता है कि ये जो बालक है इसे परित्यक्त किया गया है, तब वह उसे घोषित कर सकेगी कि वह परित्यक्त है। तो यहाँ पर ये जो कमेटी की बात है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नंबर 2 पे एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण क्या होगा? तो दत्तक ग्रहण से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया और वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेष अधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित जो किसी वैध बालक से जुड़े हों जैविक बालक बन जाता है। एडॉप्शन यानी कि गोद लेना, जिसे कि आप सभी जानते होंगे, फिर भी अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वह जरूर रीड करें, जिसमें बताया गया है कि एडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द एडॉप्शन चाइल्ड इज़ परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। और उसे जो उसे दत्तक लेता है, यानी जो उसे एडॉप्ट करता है, उसे उसके सारे लीगल राइट्स जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 5 पे दिया हुआ है आफ्टर केयर। ये जो डेफिनेशंस हैं, ऐसी डेफिनेशन यहाँ पर ली गई हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो अगर आफ्टर केयर की हम बात करते हैं, यानी कि पश्चातवर्ती देखरेख, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसमें बोला गया है आफ्टर केयर मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू पर्सन्स हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स बट हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड हैव लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। यानी कि
आफ्टर केयर से मतलब है कि अगर वो 18 वर्ष का हो जाता है उसके बाद क्या उसके अंदर प्रोविजंस होंगे। इसमें कहा गया है कि जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है। तो ऐसे जो बालक हैं उन्हें यहाँ पर वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराई जा सकेगी। आफ्टर जो केयर है उसका मतलब यहाँ पर यही है। अब बात करते हैं बेगिंग, जो कि नंबर 8 पे दिया गया है, भीख मांगना। बेगिंग का यहाँ पर दो क्लोज यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना अथवा किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो। भिक्षा अभिप्राप्त करने या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग को अभिदर्शित करना या प्रदर्शित करना। यहाँ यह इसलिए बताया गया है क्योंकि आपने देखा होगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है उसके अंदर बच्चों को जो है किडनैप कर लिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उनके हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है या उनको अपंग बना दिया जाता है ताकि उनसे जो है भीख मंगवाई जा सके। तो इस वजह से यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया गया है कि इसके अंदर क्या आएगा, तो इसे आपको रीड कर लेना है क्योंकि यह जो डेफिनेशन है ये पूछी जा सकती है। बात करते हैं नंबर 9, बालक का सर्वोत्तम हित यानी कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या होगा। यह जो न्यायालय होगा या जो कमेटी होगी वह ध्यान में रखेगी कि जो बालक है उसका बेस्ट इंटरेस्ट हो, जो भी चीज़ वो करे। इसमें लिखा गया है कि मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ हर बेसिक राइट हिज बेसिक राइट्स एंड नीड्स, आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग एंड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि हर तरीके का जो विकास है उसका, चाहे भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक, इन सबसे रिलेटेड जो उसके अंदर जो उसके लिए डायरेक्शंस यूज किए जाएंगे या फिर जो उसके लिए ऑर्डर्स जो दिए जाएंगे वो सारी चीज़ें ये ध्यान में रख कर दी जाएगी कि उसका उसके अंदर सर्वोत्तम हित हो। यही यहाँ पर बताया गया है। तो ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसके बाद इसके जो नंबर 12 में जो है बालक की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो इसलिए आपको यहाँ याद रखना है कि 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई है, 212 में दिया है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि सेक्शन 1(4) के अंदर बोला गया है 2 तरीके के बालक होंगे, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद नंबर 14, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कौन होंगे। तो उसके बारे में यहाँ बोला गया है कि ऐसा बालक यहाँ पर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास नहीं है और उसके पास जीवन निर्वाह यानी कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, या बोल सकते हैं कि उसके पास ऐसा कोई स्टे नहीं है, रहने के लिए कोई साधन नहीं है या जीवन निर्वाह करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ऐसे बच्चे को जो है देखरेख और संरक्षण की ज़रूरत है, यह समझा जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि कब कब जो है जो बालक है जो 18 वर्ष से कम का है उसे इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन समझा जाएगा। तो उसके अंदर आप जो इसका जो नंबर 14 का जो क्लोज है उसे एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल सके। उसको सिर्फ आपको समझने के लिए पढ़ना है, लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि सेक्शन 2(14) के अंदर क्या दिया हुआ है। तो उसमें दिया गया है देखरेख और संरक्षण का ज़रूरतमंद बालक। इसके बाद बात करें नंबर 15 की, जिसमें बोला गया है चाइल्ड फ्रेंडली। इसका जो डेफिनेशन यहाँ बताया गया है उसमें बोला गया है कि बालक हितैषी से ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रूख, पर्यावरण या बर्ताव अभिप्रेत है जो मानवीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में हो। यानी कि यदि उसे कोई चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा जा रहा है, प्रोटेक्शन हाउस में भेजा जा रहा है या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में या फिर वो जो उसके गार्जियंस हैं वह उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, तो वो ऐसा होना चाहिए जो उसके साथ फ्रेंडली हो, ऐसा ना हो कि उसे वो डरा दे। तो इसलिए यहाँ पर इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं कि जब कोई इंक्वायरी होगी या कोई जो पुलिस अगर उससे कोई इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो यहाँ पर यूनिफॉर्म में नहीं होगी, सिविल ड्रेस में होगी, ताकि जो बच्चा है वो घबराए नहीं। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ किए गए हैं। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि चाइल्ड फ्रेंडली की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। इसके बाद नंबर 17, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन होगा, यानी कि बालक कल्याण अधिकारी। तो यहाँ समिति या बोर्ड द्वारा किए गए निर्देशों को ऐसे उत्तरदायित्व से जो विहित किए जाए पालन करने के लिए बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी अभिप्रेत है। यानी कि जो बाल गृह है उससे रिलेटेड जो अधिकारी है वो यहाँ पर बालक कल्याण अधिकारी समझा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं
चिल्ड्रंस कोड जो कि 20 में दिया हुआ है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पोस्को एक्ट के अधीन कोई विशेष न्यायालय जहां कहीं विद्यमान हो और जहां ऐसे न्यायालय को अभिहित नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। तो याद रखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत जो विचारण किया जाएगा वह सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि शारीरिक जो दंड है वह क्या होगा। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट से यहाँ तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना अंतर्वलित है। यानी कि अगर कोई बच्चे को जो है मारता है या उसे डराता है, धमकाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसे सुधारने के लिए या उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए उसको मार रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है ये समझा जाएगा कि उसने उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट दी है, शारीरिक दंड दिया है। तो वह उसके बारे में यहाँ डेफिनेशन दी गई है। और ये जो डेफिनेशंस जो हमने यहाँ इंक्लूड की है, ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि नई इसके अंदर जोड़ी गई है, इसलिए इसके पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। नंबर 33, हीनियस ऑफेंस क्या होगा, यानी कि जघन्य अपराध कौन से होंगे, वह भी इसके अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें लिखा गया है जघन्य अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड 7 ईयर्स या उससे अधिक के कारावास का है। यानी कि ऐसा ऑफेंस होगा जिसके लिए मिनिमम जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा। अब यहाँ पर हीनियस ऑफेंस हमने इसके अंदर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर 2 ऑफेंस को और बताया है, पेटी ऑफेंस क्या होंगे और सीरियस ऑफेंस क्या होंगे। तो उसे भी आप एक बार रीड कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसके बाद बात करें नंबर 34 की, इंटर कंट्री एडॉप्शन क्या होगा, यानी कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से भारत से अनिवासी भारतीय द्वारा या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी विदेशी द्वारा बालक का दत्तक ग्रहण अभिप्रेत है। यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, यानी कि जो फॉरेनर हैं, उनके द्वारा जो है इंडिया के अंदर से अगर वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसका जो प्रोविज़न है, उसकी जो डेफिनेशन है वो 34 के अंदर दी गई है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हमने यहाँ कवर की है। इसके साथ ही एक डेफिनेशन और है नंबर 42, यानी कि ऑर्फन अनाथ कौन होंगे। तो अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके जैविक या दत्तक माता पिता या विधिक संरक्षक नहीं है। दूसरा, जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से बन सकते हैं। तो ये जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने यहाँ स्लाइड के अंदर कवर की हैं, उसे तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से जो है कंफर्म है कि आपको एक ना एक डेफिनेशन ज़रूर आएगी। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 की, यानी कि चैप्टर 2 की। अब अगर इसकी बात करें तो उससे पहले हम इसके बारे में जो है समझ लेते हैं कि ये ऐसा एक्ट है, पहला ऐसा एक्ट है जिसके अंदर यह बताया गया है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो वो सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर सेक्शन 3 में दिए गए हैं, और जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप इसको रीड करिए, समझ के पढ़िए, क्योंकि आपसे वहाँ पर सेक्शन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि उपधारणा किस तरीके से की जाएगी, असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है, ऐसी उपधारणा कैसे की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उसमें आपको जैसे निर्दोषता की उपधारणा करनी है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या होगा। तो इसके अंदर का जो पार्ट है, यानी कि जो आपका सेक्शन है उसके अंदर जो उसको डिफाइन किया गया है उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपने उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर वहाँ प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। तो ये कुछ हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, लेकिन आपको इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे पढ़ने हैं। हम एक बार उसको जो है आपके लिए बता देते हैं कि अगर वो जो क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, यानी कि गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, तो सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों में समान बर्ताव किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सिद्धांत है।
यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है, तो आपको सिर्फ वहाँ पर यही टिक करना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं उसके अंदर ही कीवर्ड्स छुपे होते हैं, तो आप आसानी से जो है इसको सही आंसर लगा पाएंगे। तो सेक्शन 3 आप पढ़िएगा। इसके बाद का जो प्रोविज़न है यानी कि चैप्टर 3, 4 और जो 5, 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप जो अभी तक हमने पढ़ा उसको ज़रूर देखिएगा, इसकी डेफिनेशन ज़रूर रीड कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा जो एक एक नंबर है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको रीड कर लीजिए। हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सेक्शन 4 से लेकर आएंगे। इसके साथ ही जो MPGS वाला वीडियो है वो भी हम जल्द लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।